हेलो फ्रेंड्स, मैं जयवीर बिस्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना। रेखाओं का पता करना कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा बनने वाली रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, समपाती होंगी या एक दूसरे के समांतर होंगी। साथ ही रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, असंगत होगा। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा जिन भी लोगों ने अभी तक दो चरों वाली रैखिक समीकरण और दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप वाली जो अध्याय 3 की मेरी पहली वीडियो है, अगर वो नहीं देखी है तो आप लोग उसको देख लेंगे, ताकि आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहेंगे। आइए आज के हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, और ये सब जानने के लिए आप वीडियो में आगे भी मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 दो चरों वाली रैखिक समीकरण का। प्रश्नावली 3.2 है। तो दो चरों को हल करने की हमारे पास मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। दो चरों वाले समीकरण होते हैं, इनको हल करने की हमारे पास मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां, कितनी विधि होती है? दो विधियां, ठीक है, दो विधियां होती है। पहली विधि होती है हमारे पास ग्राफीय विधि। विधि है जिसको हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं, जिसको हमने पहले अध्याय में किया था। और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ठीक है, दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि तीन प्रकार की होती है। बीजगणितीय विधि तीन प्रकार की होती है। एक को हम विलोपन विधि कहते हैं, दूसरे को प्रतिस्थापन और तीसरे को वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इनका प्रयोग हम अगली प्रश्नावलियों में करेंगे और वहीं पे हम इनका जिक्र भी करेंगे कि ये क्या होती हैं। तो अब हमें प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न के पास बुक है तो बुक को निकाल लेंगे और बुक में देख लेंगे कि पहला प्रश्न लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बुक में देख लेंगे, प्रश्नावली 3.2 को निकाल लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब उसके दो पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट्स को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और किस तरह से हल करना है हल करके दिखाता हूँ। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक अध्याय 3 दो चरों वाली रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूपों के बारे में नहीं जाना, उनके बारे में नहीं समझा, किन किन स्थितियों में रेखाएं प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती होती हैं, और कब संगत, कब असंगत, कब आश्रित संगत होती हैं, कब कोई हल नहीं होता, अद्वितीय हल होता,
ये चीज़ें नहीं देखी हैं, इन चीज़ों को नहीं समझा है, सीधे प्रश्नावली 3.2 को देख रहे हैं या 3.1 को देखा है, तो वो सर्वप्रथम उस वीडियो को अवश्य देख लें। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण युग्मों की मानक रूप, उसको अवश्य देख लें। उस वीडियो में इसको अच्छी तरह से बताया गया है और इस प्रश्नावली में हमें इन सब का प्रयोग भी करना है। तो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं, लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि हमारे पास कुछ कुल कक्षा 10 के कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 10। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, ये नहीं हमें पता है। लेकिन एक चीज़ और पता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पे लिखा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 2 चीज़ें हमें पता है, एक तो कुल कितने विद्यार्थी हैं वो 10 हैं, और दूसरा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे सर्वप्रथम हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि हल करना है, तो हम मान लेंगे हल। माना, क्योंकि ना ही लड़कियों की संख्या दी हुई है ना ही लड़कों की, तो माना लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या बराबर, जब हमारे पास दिया नहीं होता है तो हम मान लेते हैं, ठीक है, संख्या बराबर x। अगर लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या y, तो माना लड़कों की संख्या बराबर y। अब पहला चीज़ को हम देखेंगे तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, यानी लड़कियां और लड़कों को जोड़ के कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी बराबर 10, तो अतः x धन y बराबर 10। ये पहला समीकरण हमारा बन गया, ठीक है। अतः x धन y बराबर 10। अब प्रश्नानुसार बात करते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब इस पे ध्यान देते हैं, क्या कह रहा, लड़कियों की संख्या, यहाँ पे लिखा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे दूसरी स्थिति में, तो पुनः दूसरी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़कियों की संख्या, अतः पुनः प्रश्नानुसार, दोबारा प्रश्नानुसार, अगर हम लड़कियों की संख्या में से 4 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, लड़कों की संख्या बच जाएगा। या फिर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या में घटा देंगे, लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है, घटाया तो कितने बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, क्योंकि 4 अधिक है। तो 2 समीकरण हमारे पास बन गया, पहला ये बना और दूसरा ये बना। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग पता चल जाएगी। लेकिन हमें इस प्रश्न की शुरुआत में लिखा है कि हमें इसको कौन से विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, और ग्राफ के द्वारा जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही बिंदु हमारा लड़कियों और लड़कों की संख्या उसी बिंदु पर ज्ञात होगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले पहले वाले प्रश्न में समीकरण 1 से x धन y बराबर 10, यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y के मानेंगे। तो y बराबर, अगर 5 रखते हैं, 5 रखने पर 5 रख दो y की जगह पे, तो x बराबर 10 माइनस y, तो बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5। तो x y का मान 5, तो x भी कितना आ गया, 5। ऐसा दूसरा, y बराबर 4 रखा, तो y बराबर यहाँ पे 4 रख दिया, तो x बराबर 10 माइनस 4, तो बराबर 6।
तो इस तरह से कम 2 मान हम निकाल लेंगे। तो 2 मान क्या निकले, पहले x और y। पहला हमारे पास x बराबर कितना निकला, x का मान, y का मान अगर हमने 5 रखा तो x का मान भी 5 ही निकला। दूसरा हमने y का मान 4 रखा तो x का मान 6 निकला। इन दोनों बिंदुओं को लेके एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। अभी खींचते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास उत्तर निकलता है। अब इसी तरह दूसरा प्रश्न ले लेंगे। प्रश्न नंबर 1 में भी किस तरह से ग्राफ, प्रश्नावली 3.1 जिन्होंने भी नहीं देखी वो देख लेंगे किस तरह से ग्राफ बनता है। उसमें मैंने बाकायदे पूर्ण रूप से आपको समझाया है कि इस तरह से आप ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरा समीकरण ले लेंगे। x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4 धन y। हमने कहा y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे 1 रखेंगे तो x बराबर 4 धन 1 बराबर 5, और वही अगर y बराबर 2 रख दें तो x बराबर 4 धन 2 बराबर 6। तो हमें दूसरे में x और y के मान क्या निकले, x और y के मान दूसरे में हमें क्या निकले वो देख लेंगे। 2 मान कम से कम हमें निकालने हैं, क्योंकि कोई भी बिंदु दो रेखाओं का, कोई भी रेखा दो बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर 5 निकला, तो 1 और 5। जब हमने y बराबर 2 रखा तो x बराबर 6 निकला, 2 और 6। अब ये 2 हो गए। इन दो रेखाओं का हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और जहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहीं इनका बिंदु हो जाएगा, वहीं ये एक दूसरे को। तो आइए बढ़ते हैं आगे, ग्राफ पेज ले लेते हैं और ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, किस तरह से ये ग्राफ पेपर पर हल होंगे। आइए देखते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान देंगे कि ये x और y का मान ज़रूरी नहीं कि हर किसी का एक जैसा निकले। ये निर्भर करेगा कि आपने y का मान कैसा रखा, उस आधार पे x और y के जो ये मान हैं वो निकलेंगे, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे y बराबर 5 लिखा, अगर वही y बराबर अगर इसमें सीधे सीधे 7 लिख देता तो 10 माइनस 7 यानी x का मान 3 निकलता, ठीक है। तो 7,3 के बिंदु आ जाते। तो इस तरह से बिंदु जरूरी नहीं है एक जैसे निकलेंगे, बिंदु आपके मानों को रखने पे आधारित होते हैं। जैसे आप मान रखेंगे उस आधार पे निकलेंगे, क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण हमारे पास है, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि इनके बिंदु एक जैसे निकले, हर किसी के बिंदु अलग अलग निकल सकते हैं। तो आइए ग्राफ पेज को लेते हैं और इन बिंदुओं को ग्राफ पेज पर प्रदर्शित करते हैं और रेखा खींचते हैं और x और y का मान निकालेंगे। जो x और y का मान निकलेगा वही हमारे लड़के और लड़कियों की संख्या होगी। ये ग्राफ पेज है, आप देख सकते हैं। ये इधर से y अक्ष को प्रदर्शित किया गया है, इधर से मेरे द्वारा x अक्ष को प्रदर्शित किया गया है। ये दो अक्ष दिखा रखे हैं। ये आपका मूल बिंदु होगा, यहाँ पे मूल बिंदु होगा, यहाँ पे x और y दोनों का मान क्या है, 0 0 है, ठीक है। इसको क्योंकि ग्राफ पेपर छोटे होने के कारण ठीक बीच में लेना भी आपके लिए आवश्यक नहीं है। देखेंगे कि हमारे पास जो हमने मान निकाले हैं वो किस प्रकार के निकले, प्लस प्लस के हैं, माइनस माइनस के हैं, उस प्रकार से हम अपने ग्राफ को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने ग्राफ पेपर को इस तरह से एडजस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास जो पहला मान है वो है 5,5। तो 5,5 का मतलब है, सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें हम बराबर सेंटीमीटर के जो खाने हैं इन पे नंबरिंग कर लेंगे। ये 1 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 2 नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे 3 नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे 4 नंबर लिख लेंगे। प्रत्येक 1 सेंटीमीटर दूरी को लेके यहाँ पे 5 नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, और आगे भी चाहें तो इसको 9 लिख सकते हैं। इसी तरह से ऊपर की तरफ भी धनात्मक दिशा में प्रत्येक 1 सेंटीमीटर जो बीच की मोटी लाइनें दिख रही ना, इन मोटी लाइनों पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 6, ये 7, ये 8, 9 और 10 क्रम लिख सकते हैं इस तरह से। पहला नंबर हमारे पास जो है वो अभी आपको बताया कि 5,5 है, 5,5 अभी दिखाया था आपको। तो x का मान भी 5 यानी ये इस रेखा पर, और y का मान 5 यानी इस रेखा पर। अब देखेंगे इसका सीध वाली रेखा और इसकी सीध की रेखा, तो इन दोनों की सीधी रेखा ये आ रही है, ध्यान से देखेंगे तो ये आया यहाँ पर, ठीक है। तो इनका जो बिंदु है ये यहाँ पर आया, 5,5 का बिंदु आया, ये 5,5 का बिंदु आ गया, ठीक है। ये बिंदु हमारा आया 5,5 का बिंदु,
5,5 का बिंदु। उसके बाद इसके जो दूसरे बिंदु थे वो 6,4 हैं। x का मान 6 है, ये है x का मान 6 और y का मान 4 है, y का मान 4 ये है, तो इनका यानी यहाँ पे इनका एक दूसरे का मिलन होगा। ये 6,4। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, पटरी की सहायता से मिला देना है और आगे और पीछे बढ़ा देना है। तो आइए आगे करके देखते हैं। अब मिला लिया है, मिलाने के बाद रेखा हमें इस रूप में मिल जाएगी। x + y = 10 की जो रेखा है हमें वो ये प्राप्त हो गई। ठीक है, ये हमें वो रेखा प्राप्त हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से जो हमारे पास दूसरे मान थे, दूसरा समीकरण x - y = 4 था, उसके जो दो मान निकले हैं, पहला 5 और 1 था। 5 मतलब x का मान 5 पे है तो 5 ही है और y का मान 1 पे है तो 1 ही है। 5 और 1 का जो मिलन होगा वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक निशान बना लेंगे और यहाँ पे इस बिंदु का नाम दे देंगे 5,1। ठीक है, ये क्या आ गया, 5,1 का बिंदु आ गया। दूसरा मान था 6,2, ये आपका 6 है और 2 यानी यहाँ पे ये 2 आएगा, तो ये बिंदु आ जाएगा 6,2। ठीक है, बीच में यहाँ पे जहाँ पे ये मोटी रेखा है। ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे 6,2। अब हम इन दोनों बिंदुओं को भी आगे बढ़ाते हुए रेखा बना लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इस पे ध्यान देंगे, इनको मिलाया गया, ये x - y = 4 की रेखा है, ये x - y = 10 की रेखा। दो समीकरण थे, दोनों के हमने दो बिंदु निकाल के बनाए हैं। और अब जहाँ पे इन दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है वहीं पे x और y का मान देखेंगे। तो अब गिनेंगे कि ये देखिए, ये सीधी ये बीच वाली रेखा देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस बिंदु पे इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है इस मोटी रेखा पे। ठीक है, जो ये मोटी रेखा नीचे की ओर आ रही है और इधर वाली इधर को जा रही है, इन दोनों के ठीक इस बिंदु पे इसने क्या किया, दोनों रेखाओं ने एक को प्रतिच्छेद किया, एक दूसरे को काटा है, तो इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा। मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही हल निकलेगा, दूसरा उत्तर नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, अब देखेंगे इसने नीचे की तरफ इसका सीध कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ कहाँ पे जा रहा है, 7 पे, तो x का मान यानी 7 और इधर इसका अगर सीध देखेंगे तो कहाँ जाएगा, ये देख सकते हैं आप इस रेखा को सीधे सीधे, तो 3 पे, ये कहाँ पे गया, 3 पे, तो y का मान कितना आया, 3। तो x का मान 7 और y का मान 3 है। x का मान 7 का मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है, 7, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः लड़कियों की संख्या बराबर, ग्राफ बनाने के बाद इस ग्राफ को कॉपी पे या तो चिपका लेंगे या ग्राफ पेपर में इसको हल करेंगे, तो इसकी साइड में भी लिख सकते हैं। अतः सामने वाले पेज पे लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। अब इन दोनों को जो हमारे पास दो समीकरण थे उनमें सेट बैठना चाहिए, सही उनके अनुसार उत्तर। x धन y = 10 था, तो x की जगह पे 7, y की जगह पे 3, 7 3 10 हो रहा। दूसरा था x - y = 4, तो ये भी आना चाहिए। x की जगह पे 7 है, y की जगह पे 3 है, तो 7 में से 3 गया 4 आ रहा है, तो मतलब हमारा उत्तर सही है। इस तरह से हम इसके उत्तर को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट है उसको हमको अपने आप ही हल करना है, खुद हल करेंगे उसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे ध्यान देंगे, लिखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसकी कंडीशनों को मैं अध्याय 3 का जो वीडियो बनाया था, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें बता चुका हूं। जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है, एक बार वो उस वीडियो को अवश्य देख लें। और यहाँ पे एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या कंडीशनें होती हैं, क्या स्थितियाँ होती हैं। यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इन दोनों की तुलना करने पर ऐसी स्थिति अगर हमारे सामने आती है, तो इस रेखा और इस समीकरण और इस समीकरण के द्वारा जिन दो रेखाओं का निर्माण होगा वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी,
प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो अगला प्रश्न आने वाला है, प्रश्न नंबर 3, उसमें है संगत और असंगत का पता करना। तो इस प्रकार जो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमेशा संगत होती हैं। कैसी होती हैं? संगत। ठीक है। जो युग्म होगा वो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। कौन सी स्थिति में? यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा ये संगत, इनका जो युग्म होगा रैखिक समीकरण युग्म वो संगत होगा। और हल की बात करते हैं तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल की स्थिति होती है ये वाली। ठीक है, ये पहली स्थिति है। फिर से दूसरी स्थिति आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख लेंगे और उस वीडियो को भी अवश्य देख लेंगे, उसमें और भी इसके अलावा बहुत कुछ बताया गया है। दूसरी स्थिति हमारे पास आती है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इन समीकरणों से तुलना करने के बाद a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालने के बाद इन अगर रखते हैं और ये स्थिति अगर हमारे पास आती हैं तो जब भी इनका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ पे बनने वाली रेखाएं एक दूसरे की समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती होंगी। समपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी, हमें केवल एक ही रेखा नज़र आएगी। और जहाँ हम इसके संगत की बात करते हैं तो ये भी संगत ही होगा। ठीक है, केवल संगत की बात करेंगे तो तब संगत होगा, नहीं तो इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आश्रित संगत। आश्रित संगत। अगर केवल संगत असंगत पूछे तो तब ये संगत है, और संगत और आश्रित संगत पूछे तब ये आश्रित संगत में आता है। तीसरी स्थिति आती है इन्हीं के लिए। तीसरी स्थिति की ओर ध्यान देंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं तो ये इसके द्वारा इन दोनों रैखिक समीकरण जो हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इनके द्वारा बनी रेखाएं समानांतर होंगी। कैसे होंगी? समांतर होंगी एक दूसरे के। और ये इस तरह के समीकरण युग्म को कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। ठीक है, कैसे होंगे? असंगत समीकरण युग्म। और इनका कोई हल नहीं होगा। जहाँ अर्थ हल की बात करेंगे तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। ठीक। और इसमें अगर हल की बात करेंगे तो अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल इसके होंगे। तो ठीक है, इस तरह से हमारे पास तीन स्थितियां हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहला प्रश्न दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, तो इसका हम पहले समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे। तो a1 की जगह पे यहाँ क्या है? 5। तो a1 = क्या लिख लेंगे? 5। उसके बाद b1 के स्थान पे क्या है? ध्यान देंगे, b1 के स्थान पे क्या है? -4। चिन्हों का भी ध्यान देना है कि चिन्ह कौन सा है और उन चिन्हों के साथ लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे -4। बात आती है c1 बराबर क्या है? तो देख लेंगे c1 की जगह पे क्या है? +8 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। ठीक है। अब दूसरे समीकरण, जो इसका दूसरा समीकरण है, इसका a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। तो a2 के स्थान पे क्या है? 7 है, b2 के स्थान पे 6 है और c2 के स्थान पे -9 है। तो इनको भी नोट कर लेंगे। a2 के स्थान पे 7 है, समीकरण में देखेंगे। b2 के स्थान पे 6 है और c2 के स्थान पे हम बात करेंगे तो -9 है। अब हम a1/a2 का मतलब है 5/7 बराबर b1/b2 -4/6। तो अब देखेंगे क्या ये दोनों बराबर, ये 5/7 है, ये अपने आप में ऐसी भिन्न हो गई, इससे आगे हल नहीं हो सकती। अगर करेंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 से कटेगा, 2 × 2 2 दूना 4 और 2 × 6 -2/3 आ रहा है। ये 5/6 है, ये -3/6। तो ये स्थिति क्या है? डज नॉट इक्वल टू, यानी कौन सी स्थिति आई? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो तब क्या होता है? ये अभी आपको बताया था कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो ऐसी स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो ये दोनों के दोनों रैखिक समीकरण युग्म कैसा है?
प्रतिच्छेदी रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, ऐसे हमें इसके दूसरे प्रश्न को फिर से तुलना करना है। ये दूसरा जो समीकरण दे रखा है 9x धन 3y धन 12, a1 बराबर 9, a2 बराबर 3, a1 बराबर 9 b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। तो इनको फिर से लिख लेंगे, इसके दूसरे पार्ट्स को भी। तो क्या लिखा है, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, प्लस के यहाँ सारे के सारे a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब इनकी भी वही तुलना करने हैं, अनुपात में तुलना करेंगे। तो तुलना क्या निकला, a1/a2 यानी 9/18 बराबर b1/b2 3/6 बराबर c1/c2 12/24। बराबर आते नहीं आते वो हल करने के बाद चलेगा। 9 एकम 9, 9 दूना 18 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6 1/2, 12 एकम 12, 12 दूना 24 1/2। तो क्या आया कुल मिला के 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी हमारे पास जो स्थिति आई वो कौन सी आई, इम्प्लाइज दैट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अभी ऊपर बताया था, अगर ऐसी स्थिति आती है, या आप देख सकते हैं कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो संपाती होंगी। रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संपाती होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संपाती है। रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संपाती है। ठीक है, ऐसे इसका तीसरा पार्ट्स भी हम हल कर लेंगे, और कौन सी स्थिति आती है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक स्थिति आ सकती है। परिच्छेदी हम चेक कर चुके हैं, संपाती कर चुके हैं, तो तीसरे को चेक करते हैं, देखते क्या पता समांतर वाली स्थिति आ जाए। तो तीसरा समीकरण हमारे पास जो दे रखा है वो है, इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट प्रश्न नंबर 2 का लिखा है 6x - 3y + 10 बराबर 0, और इसका दूसरा पार्ट्स है 2x - y धन 9 बराबर 0। ये दो समीकरण हो गए। a1x से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 6, b1 की जगह पे -3, c1 की जगह पे 10, यहाँ पे a2 की जगह पे 2, b2 की जगह पे -1 और c2 की जगह पे 9 दिख रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो क्या कहा था मैंने, माइनस चिन्ह के, माइनस है या प्लस है चिन्ह के साथ 1 लिख लिया, तो माइनस का मान लिख लिया। अब तुलना करनी है, a1/a2 इक्वल टू a1 का मान 6 है और a2 का मान 2 है, बराबर b1 का मान -3 है और b2 का मान -1 है, बराबर c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है। अब हल कर लेंगे, इसको करेंगे तो ये 3 आएगा, फिर ये कट गया तो ये भी 3 याद आएगा, ये कटेगा नहीं, तो ये क्या निकला, 3 बराबर 10/9। तो ये डज नॉट इक्वल टू आ गया, आया डज नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाली स्थिति आई। ठीक है, और ये स्थिति मैं आपको बता चुका हूँ, जब ऐसी स्थिति आती है तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है, समांतर होता है। कैसा होता है, समांतर होता है। अब ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 3 की ओर आएंगे और देख भी लेंगे। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत और असंगत अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्थितियां बताई थी, इन तीनों स्थितियों को एक बार फिर से देख लेंगे कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। ठीक है, क्या होता है देखा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो रैखिक समीकरण युग्म तब भी संगत में आश्रित संगत होते हैं। होते संगत ही हैं लेकिन इनको आश्रित संगत भी कहा जाता है। और अगर a1/a2
इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट ये है, अगर ध्यान देंगे कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 होता, अगर ये है तो C1 या तो दोनों में इधर हो, नहीं हो तो दोनों, एक में अगर उधर है दूसरे में इधर, तो दोनों को एक ही तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो इनमें तो ऐसा कुछ है नहीं, C1 दोनों में ही, C1 और C2 उधर ही है, तो ज़्यादा समस्या नहीं तो हम मेन जो मॉडल जो मानक रूप है उसमें लिख लेंगे। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5। ऐसे ही क्योंकि उधर है, अगर इधर होता तो -5 होता है। ये A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर 7। अब तुलना करेंगे A1/A2 यानी 3/2 बराबर 2/3 और वो भी माइनस का। तो पहले स्थिति में दिख रहा है ये बराबर ये है ही नहीं, तो तीसरा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, डज नॉट इक्वल टू है, तो ये क्या है? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो ऐसी स्थिति में क्या बताया था अभी कि ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, एक पार्ट्स में और बता रहा हूँ, फिर अन्य शेष भागों को आपको खुद ही करना है, बिल्कुल इसी तरह की। तो 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो A1 बराबर 2 निकलेगा और B1 बराबर -3 और C1 बराबर 8। ऐसे A2 बराबर, A2 के स्थान पे क्या है? 4 है, तो 4 आ जाएगा। B2 के स्थान पे माइनस चिन्ह का ध्यान देंगे, -6 है और C2 के स्थान पे 9 है, तो C2 बराबर 9 है। A1/A2 की तुलना करेंगे तो 2/4 बराबर -3/-6। ठीक है, और आगे है बराबर 8/9। तो इनको हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, लेकिन ये दोनों नहीं हो रहा, यानी 1/2 बराबर 8/9, यानी डज नॉट इक्वल टू आया। लेकिन पहली स्थिति क्या आई? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी स्थिति किसकी होती है? असंगत की। तो ये अपने आप में क्या है? असंगत है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म पूरा लिख लेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो प्रश्न नंबर 3 के जो शेष पार्ट्स हैं उनको हम बिल्कुल इसी तरह से हल कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख लेंगे, सभी लोग अपनी अपनी बुक में लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें उनका संगत और असंगत चेक करना है। अगर संगत आता है तो उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, जो कि हम प्रश्न नंबर 1 के प्रश्नों को ग्राफीय विधि से हल कर चुके हैं। और कल प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न को भी मैंने बताया था कि किस तरह से ग्राफ के द्वारा हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करते हैं। तो इसके द्वारा हम प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि इसी प्रकार से होना है। प्रश्न नंबर 5 भी हमारे पास उसी प्रकार का प्रश्न है, ग्राफीय विधि से ही उसको हल करना है, 6 को भी और 7 को भी। तो इसके अन्य प्रश्नों को हम क्या कर लेंगे? बिल्कुल इसी प्रकार से हल कर लेंगे। 5 और 6 को 4, 5 और 6 कर लेंगे। मैं प्रश्न नंबर 7 को बताता हूँ। आइए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं, किस तरह से हमें प्रश्न नंबर 7 को हल करना है और कैसे इनके मानों को लिखना है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 लिखा है, प्रश्न नंबर 7 है, समीकरणों 7 पे लिखा है, समीकरणों x - y धन 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x धन 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों रेखाओं के हमें ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना है। और x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक तो हमें रेखाएं खींचनी है, उसके बाद इन रेखाओं के द्वारा जो x पे के साथ एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के निर्देशांकों के मान भी क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आइए इनको हल कर लेते हैं। और कम से कम मैंने कहा था कि एक रेखा खींचने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो 2 बिंदु निकाल लेंगे।
एक्स माइनस वाई धन 1 इक्वल टू 0। पहले इससे हमें दो मान निकालने हैं, तो या इसको पक्षांतर करके लिख लेंगे एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1, पक्षांतर करके इधर ले लिया, ठीक है। तो ये इसलिए किया ताकि हम वाई का मान रख लें, मैंने कहा वाई बराबर 1 रखने पर, अगर हम वाई बराबर 1 रख लेते हैं यहाँ पे तो क्या आया, एक्स बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, तो पहला मान क्या निकला 0,1। अब वाई बराबर 2 रख लेंगे, इसी में क्या करना है, वाई बराबर 2 रखने पर, वाई बराबर 2 रखने पर, तो वाई बराबर 2 रखा तो एक्स बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, तो दूसरा मान क्या निकला 1,2। तो ये दो बिंदु निकल गए हमारे पहले समीकरण के लिए, एक बिंदु ये निकला और दूसरा बिंदु ये निकला। हमने कहा कि इसको ए माना और इसको बी नाम दिया मैंने, ठीक है। तो पहले समीकरण से तो ये दो मान निकल चुके हैं, अब ऐसे ही हमें दूसरे समीकरण को लेके चलना है, दूसरे समीकरण से भी क्या करना है, दो मान निकालने हैं, दो बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0, पक्षांतर कर लेंगे तो 3x बराबर 12 माइनस 2y आ गया, और x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3, ये उधर गया तो ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ। अब y की जगह पे हम क्या करें, मान ऐसा रखना है कि जिससे थोड़ा पास पास भी आ जाए, हमें आसान भी जाए। अगर 2 रखते हैं तो 4 में से ये गया तो फिर क्या बचेगा 8 बटे 3, समस्या हो रही। 3 रख देंगे तो y बराबर 3 रखा, तो y बराबर अगर हम इसमें 3 रख लेते हैं तो x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 3 यानी 6 बटे 3, तो x बराबर 12 में से 6 गया, 6 बटे 3 बराबर 2। तो पहला मान क्या निकला, x का मान 2, y का मान 3, तो 2,3 निकल गया, ठीक है। ऐसे ही हमें इसका एक मान और निकालना है कि इसमें y बराबर क्या रखें। अगर y बराबर 1 रखते हैं तो तब भी दिक्कत, y बराबर हमने माना 0 रखा है, यहाँ पे क्या लिखा, y बराबर 0, तो x बराबर 12 और ये 2 गुणा 0 यानी 0 बटे 3 यानी कितना आया 4, तो दूसरा मान क्या निकला 4,0। अब ये हमें दो मान निकल चुके हैं इसके भी। इसका पहला मान निकला था पहले समीकरण का 0,1, इसका 1,2, इसका पहला मान 2,3 और दूसरा मान 4,0। तो अब इनको लेके हमें ग्राफ पे क्या करना है, इनको प्रदर्शित करना है और उसके द्वारा बनने वाले त्रिभुजों के एक्स एक्स के साथ जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। तो आइए ग्राफ पर इसको हल करते हैं। अभी आपके सामने एक ग्राफ पेपर ले लिया है, ये उनको एक्स एक्स, ये एक्स और एक्स डैश एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये वाई डैश वाई एक्सिस है। यहाँ पर मूल बिंदु है जहाँ पे एक दूसरे को इन्होंने प्रतिष्ठित किया। यहाँ से शुरू करते हैं, इधर की तरफ ऋणात्मक संख्या, नीचे की तरफ इधर के धनात्मक और इधर भी धनात्मक। तो यहाँ लिख लिया, ठीक। ये 1 सेंटीमीटर के खाने होते तो जो मोटी रेखाएं हैं दिख रहा है, ये सीधे सीधे इन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 9 तक की गिनती, 8 9 तक इधर, और वही 8 9 तक की गिनती हम इधर ऊपर की तरफ लिख लेंगे बराबर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का अंतर लिखे, ठीक है। वही नीचे की तरफ भी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इधर भी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। अब हमारे पास जो पहली रेखा थी उसके अभी हमने मान निकाले थे, दो बिंदु निकाले थे ताकि हम उस रेखा को इस ग्राफ पे बना सकें। तो पहला था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके दो मान निकले थे जो अभी निकाले थे, 0 और 1, दूसरा 1,2। तो 0 मतलब x का मान 0 है, y का मान 1 है, x का मान 0 है, y का मान 1 है, मतलब x का मान 0 मतलब ये है, y का मान 1 है मतलब ये। तो यानी पहला बिंदु यहाँ पे होगा, ये 0,1 का बिंदु बनेगा हमारे पास। कौन सा बनेगा, 0,1 का बिंदु। दूसरा बिंदु 1,2 का, x का मान 1 है, y का मान 2 है, ठीक है, प्लस का, तो 1,2 यहाँ पे होगा क्योंकि y का मान ये देख सकते हैं 2 यहाँ पे आ रहा है और x का मान 1 ही है। तो इस तरह से दूसरा बिंदु ये बना और ये बिंदु बना हमारा 1,2 का। किसका बना, 1,2 का बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को पटरी और पेंसिल की सहायता से क्या कर देना है, मिला देना है। तो आइए देखते हैं कैसा बनता है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये रेखा जाएगी, क्योंकि पहला समीकरण ये था 0,1 और दूसरा था 1,2। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इस तरह से ये रेखा बन जाएगी। ये रेखा बनेगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की, ठीक है। ये रेखा बन गई है। इसी तरह हमें दूसरे को लेके चलना। दूसरा था हमारे पास 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0, उसके भी दो मूल निकले थे। पहला मान निकला था 4,0,
4 का मतलब x की बात करेंगे तो 4,0 x पे चलेंगे, x का मान ये 4 है, y का मान 0 है, मतलब वो बिंदु यहीं पे होगा। वो बिंदु कहाँ पर आया? यहाँ पर आया वो, ठीक है, 4,0 ये आया वो बिंदु। इस बिंदु का नाम लिख लेंगे 4,0 और दूसरा मान जो निकाला था वो था 2,3। 2 यानी y का मान, वो x का मान, और 3 यानी y का मान, तो 2,3। तो 2 ये हो गया, इसका y का 3 ही हो गया, मतलब ठीक यहाँ पे ये बिंदु रहेगा, ये इसके सेंटर में। तो यहाँ का जो बिंदु है ये कौन सा है? 2,3 का बिंदु है ये, ठीक है, 2,3 का बिंदु ये है, और ये 4,0 का बिंदु। अब इन दोनों को भी हमें बिल्कुल इसी तरह पट्टी की सहायता से क्या कर देना है? मिला देना है। तो आइए देखते हैं। अब ये देखेंगे इस तरह से हमारे पास ये दूसरी रेखा मिल चुकी है। ये दूसरी रेखा ये वाली 3x धन 2y धन ऋण 12 बराबर 0, यानी 3x + 2y - 12 = 0 का ये रेखा बन गई है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद किया वो यहाँ पे किया। इस बिंदु यहाँ के निर्देशांक क्या है? 2,3 है। माना हम जहाँ जहाँ इसने प्रतिच्छेद किया है, एक तो ये किया है, P इसका नाम दे देते हैं। इसने x को 4,0 पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे हमने Q नाम दे दिया, और इसने इधर x को भी यहाँ पे देखो प्रतिच्छेद कर रखा है, क्योंकि x को लेके चलना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा PQR, ये त्रिभुज बन गया PQR, यानी ये बीच वाला ये, क्योंकि x के साथ की बात कर रहा है। इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं? पेंसिल की सहायता से इस पूरे अंदर वाले को डार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो अंदर वाला भाग है ये त्रिभुज बन गया है। अब हम इसके निर्देशांकों की बात करेंगे तो P के निर्देशांक 2,3, Q के निर्देशांक 4,0 और R के निर्देशांक अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ पे x को काटा, यानी x का मान होगा, y का मान 0 होगा, और कहाँ पे काटा का -1 पे, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इस बिंदु के -1,0। तो यह इस तरह से ये त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक क्या आए वो यहाँ सामने लिख लेंगे। देखेंगे तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बराबर, शीर्षों के निर्देशांक बराबर, तो P पहले शीर्ष P है, P के निर्देशांक अभी यहाँ पे बताया आपको, P के निर्देशांक क्या आया? 2,3। तो P के निर्देशांक यहीं पे लिख लिया 2,3। उसके बाद Q की बात करेंगे, Q का निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्या आए? 4,0। और उसके बाद हम इधर से R की बात करेंगे तो R के निर्देशांक क्या आए? R के निर्देशांक आए -1,0, ये -1,0। तो इस तरह से हमें इन तीनों के निर्देशांक पता हो गए, और इस तरह से लिख लिया P का निर्देशांक 2,3, Q के निर्देशांक 4,0 और R के निर्देशांक -1,0 अलग से लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली ये समाप्त होती है। और इसके साथ साथ मैंने कहा था कि हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की हमारे पास मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के द्वारा हमारी इस प्रश्नावली को हल कर दिया गया है। और अगले जो बीजगणितीय विधियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की विधियाँ, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो इनके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना है? अगली वीडियो में बने रहना है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रतिस्थापन, विलोपन और इन विधियों के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से इस विधि के द्वारा हम इन प्रश्नों को क्या करते हैं? हल करते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। तो आगे वाली वीडियो में बने रहने के लिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।